इतनी तेज बर्फ पड़ने के बाद भी मधु वहां से हिलने को तैयार नहीं थी। वो ठंड से कांप रही थी, पर फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मधु की तरह वहां कुछ बच्चे और थे जिन्हें बर्फ पर बड़ा मजा आ रहा था। मधु उनके साथ ही बर्फ के गोले बनाकर फेंक रही थी। उन बच्चों के माता पिता भी उन्हें बार बार बुला रहे थे, पर वो बच्चे भी वहां से नहीं जा रहे थे। ऋषभ पेड़ के पीछे खड़ा अभी भी मधु को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने मधु की ओर देखते हुए कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से लड़की बोला, ऋषभ हमने ये जगह भी देख ली है, वो लड़की यहाँ नहीं है। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, मेरी आंखों के सामने है वो लड़की। व्हाट? लड़की ने हैरानी से पूछा। ऋषभ ने मधु को देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मेरे सामने है वो। तुम सबको लेकर ऊपर पहाड़ी पर आओ। इस बार वो लड़की हमारे हाथों से बचकर नहीं जानी चाहिए। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दूसरी ओर करण अपने टेंट के करीब पहुंचा तो अपने टेंट की हालत देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बंदरों के एक झुंड ने उसके टेंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वो सब वहां आराम से बैठकर बिस्किट खा रहे थे। करण ने तुरंत अपने कैमरे से उनकी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी और फिर खुद से बोला, लगता है अब वापस जाना ही होगा, पर इतनी तेज बर्फबारी में शहर जाऊंगा कैसे, कुछ सोच करण, क्योंकि कुछ देर में यहाँ घना अंधेरा छा जाएगा। इधर ऋषभ अभी भी मधु को ही देख रहा था। तभी उसके दोस्त उसके पास आए। अपने दोस्तों के आने के बाद भी उसने अपनी नजरें मधु पर से नहीं हटाई। लक्की और हरीश ने उस ओर देखा जहां ऋषभ देख रहा था, तो मधु को अपनी आंखों के सामने देखकर दोनों मुस्कुराने लगे। लक्की ने जैसे ही ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा तो ऋषभ बिना उसकी ओर देखे बोला, वो लड़की तुम में से किसी को देखने ना पाए। बहुत केयरफुली हमें उसे यहाँ से निकालना होगा। ध्यान रखना, ना वो लड़की हमें देखे और ना ही कोई और। समझ गए? हाँ अच्छे से समझ गए। हरीश के इतना कहते ही ऋषभ आहिस्ता आहिस्ता मधु की ओर बढ़ने लगा। उसके सारे दोस्त भी मधु को घेरने के लिए अलग अलग हो गए। बर्फ तेज होने की वजह से पहाड़ी पर से सब लोग जाने लगे थे। मधु जिन बच्चों के साथ खेल रही थी उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर वहां से जाने लगे। ये देखकर मधु खुद से बोली, मधु अब तो सब जा रहे हैं, तुझे भी अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए। वो जाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर रोहित पर पड़ी, जो शायद उसे ही बुलाने आ रहा था। मधु मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी, पर तभी हवा बहुत तेज हो गई, मानो बर्फ की आंधी आ रही हो। सबने अपनी आंखों को ढांक लिया। इतनी तेज हवा में पहाड़ी पर खड़ा कोई भी इंसान खुद को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए हर कोई सुरक्षित जगहों पर भागने लगा। तेज हवा की वजह से ऋषभ और उसके सारे दोस्तों ने भी अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। मधु भी खुद को बचाने के लिए भागी, पर खुद को संभाल नहीं पाए और बर्फ पर लुढ़कती हुई नीचे की ओर गिरने लगी। नीचे लुढ़कते हुए उसका सिर एक छोटी सी चट्टान से जा टकराया और वो बेहोश हो गई। चट्टान के पास ही एक टूटे हुए पेड़ का तना पड़ा था, जिसकी वजह से मधु तेज बर्फबारी से बच गई। ऋषभ ने जैसे ही अपना हाथ अपनी आंखों से हटाया तो उसे मधु कहीं नजर नहीं आई। वो भागता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने मधु को देखा था, पर बर्फ की आंधी की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। तेज आंधी की वजह से रोहित को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने जब अपने चारों ओर नजरें घुमाई तो उसे मधु कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो जोर से चीखा, मधु। उसकी आवाज सुनकर मीरा और उसके बाकी दोस्त भी कॉटेज से बाहर आए। समीर दौड़कर रोहित के पास आया और उसने उसकी बाह पकड़कर पूछा, रोहित मधु कहाँ है? पता नहीं समीर, मधु कहीं नजर नहीं आ रही है। रोहित के इतना कहते ही मीरा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने अपने चारों ओर देखा तो तेज हवा की वजह से उड़ते बर्फ के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आया। मधु, वो जोर से चीखते हुए बर्फ में उसे ढूंढने के लिए दौड़ी, पर रोहित ने उसे पकड़ लिया। मीरा कहाँ जा रही हो? मीरा रोते हुए बोली, मुझे मधु के पास जाना है, छोड़ो मुझे। सब लोग दौड़ते हुए मीरा के पास आ गए। रोहित मीरा को समझाते हुए बोला, मधु को कुछ नहीं होगा मीरा, तुम सब लड़कियां अंदर जाओ, हम मधु को लेकर आते हैं। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी मधु को ढूंढने तुम लोगों के साथ चलूंगी, मीरा रोते हुए बोली। तो समीर ने उसकी बाहें पकड़ी और बोला, मीरा समझने की कोशिश कर, बहुत तेज हवाएं चल रही है, तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएंगी। तू सबके साथ कॉटेज में जा, हम मधु को लेकर आते हैं। नहीं मुझे मधु को ढूंढना है, इतना कहकर मीरा फिर से भागने लगी।
पर रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर कॉटेज के अंदर ले जाने लगा। बाकी सब भी उनके पीछे दौड़े। मीरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मुझे मधु को ढूंढने जाना है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रोहित उसे लेकर अंदर आया। सबके अंदर आते ही समीर ने तुरंत कॉटेज का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोहित ने मीरा को कुर्सी पर बैठाया तो मीरा रोते हुए बोली, रोहित अगर मधु को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना है। कुछ नहीं होगा उसे मीरा, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, रोहित उसे समझाते हुए बोला। पर मीरा किसी की सुनने को तैयार नहीं हुई। वो बस एक ही जिद पकड़े हुए थी कि उसे मधु को ढूंढना है। रोहित ने बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछे और बोला, मीरा कुछ नहीं होगा मधु को, आई प्रॉमिस मैं उसे लेकर आऊंगा। समीर भी मीरा के पास बैठकर बोला, हाँ मीरा, हम जा रहे हैं उसे ढूंढने, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे सही सलामत लेकर आएंगे। तभी गेस्ट हाउस में काम करने वाला एक लड़का आगे आकर बोला, मैम साहब आप रोइए मत, आपकी दोस्त जल्दी मिल जाएगी। यहाँ इस तरफ के तूफान आते जाते रहते हैं पर किसी को कुछ नहीं होता, थोड़ी देर में तूफान थम जाएगा और आपकी दोस्त मिल जाएगी। वो जरूर तूफान से बचने के लिए कहीं रुक गई होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। उसकी बातें सुनकर रोहित मुस्कुरा दिया और फिर से बोला, सुना ना तुमने मीरा, इन्होंने क्या कहा, मधु को कुछ नहीं होगा, हम जा रहे हैं उसे लेने। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मधु को सही सलामत लेकर आऊंगा, प्रॉमिस। मीरा ने रोते हुए आहिस्ता से अपनी गर्दन हिला दी तो रोहित उठकर वहां से चला गया। समीर और विनय भी उसके पीछे चल दिए। उनके जाते ही सिया और सुप्रिया मीरा को संभालने लगी, पर वो भी मधु को लेकर बहुत अपसेट थी। इधर ऋषभ और उसके दोस्त भी मधु को ढूंढ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ का तूफान थोड़ा थमने लगा था। ऋषभ गुस्से में बर्फ पर चलते हुए हरीश से बोला, वो लड़की यही खड़ी थी, इसका मतलब वो यही कहीं आसपास ही होगी, ढूंढो उसे। हरीश तुरंत बोला, डोंट वरी ऋषभ, इस बार वो लड़की हमारे हाथों से नहीं बच पाएगी। इधर मधु पत्थर और टूटे हुए पेड़ की ओट में बेहोश पड़ी थी। अंधेरा भी हो चुका था, पर फिर अचानक मधु को होश आने लगा। उसने अपने सिर पर हाथ रखा जहां उसे चोट लगी थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे घुप अंधेरा नजर आया। उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई और घबरा कर उठ बैठी। उसने अपने कपड़ों से बर्फ हटाए और पेड़ के तने का सहारा लेकर खड़ी हुई। अपने चारों ओर घना अंधेरा देखकर वो बहुत घबरा गई और जोर से चीखी, मीरा। पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वो कुछ कदम आगे बढ़ी और चारों ओर देखकर फिर से चीखी। जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के उसे कुछ नजर नहीं आया तो वो रोने लगी। उसे अंधेरे में लंबे लंबे पेड़ों की परछाइयों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, जो देखकर ही डरावनी लग रही थी। उन परछाइयों को देखकर उसका डर और बढ़ गया। बर्फबारी की वजह से ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। उसे बस इतना याद था कि वो पहाड़ी से बर्फ पर लुढ़कती हुई गिरी थी। वो बर्फ पर खुद को संभाले रोते हुए आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर करण भी उसी पहाड़ी पर एक छोटी सी चट्टान के नीचे बैठा हुआ था। वो टॉर्च की रोशनी में अपनी हथेली पर रखे रुद्राक्ष को देख रहा था। उसे देखकर वो खुद से बोला, कल अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती तो तुम्हारी अमानत आज तुम्हारे पास होती, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और इस रुद्राक्ष ने कल रात एक बार फिर मेरी जान बचा ली। इसलिए अगली बार जब भी तुम मुझे मिलोगी तो तुम मेरी बात सुनो या ना सुनो, मैं ये रुद्राक्ष तुम्हें लौटा कर ही रहूंगा। इतना कहकर उसने अपनी कलाई में बंधे ताबीज को खोला जिस पर बाबा महाकाल की तस्वीर बनी हुई थी, और रुद्राक्ष को ताबीज में रखकर उसे फिर से बंद कर दिया। करण ने चट्टान से अपना सिर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे मधु की आंसू भरी आंखें नजर आने लगी। उसे वो पल याद आने लगा जब उसने मधु की कलाई बहुत जोर से पकड़ी हुई थी। उसे खुद पर फिर से बहुत गुस्सा आने लगा। इधर मधु डरी सहमी कुछ कदम ही चली थी कि तभी बर्फ फिर से गिरनी शुरू हो गई। मधु अपनी दोनों बाहें समेटे हुए ठंड से कांपती हुए आगे बढ़ रही थी, पर फिर अचानक से उसका एक पैर बर्फ में धंस गया। मधु ने उसे खींचा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो बर्फ पर गिर पड़ी। वो पहाड़ी से लुढ़कते हुए एक समतल जगह पर आ गिरी जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। उसने फिर से खुद को संभाला और खड़े होने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वो नीचे बह रही नदी में जा गिरी। नदी में कुछ गिरने की आवाज से वही पहाड़ी पर बैठा करण चौंक गया।
वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ और खुद से बोला, कहीं कोई जानवर नदी में तो नहीं गिर गया। ये सोचकर वो चट्टान से नीचे उतरने लगा। जल्दबाजी में उसने अपना कैमरा और गन दोनों ही वहां छोड़ दी। उसके हाथ में मोबाइल था जिसकी टॉर्च ऑन थी। वो उसी की रोशनी के सहारे चट्टान से नीचे आया और नदी की ओर दौड़ा। नदी के पास पहुंचते ही उसने अपने फोन की रोशनी में चारों ओर देखा तो अचानक उसकी नजर नदी के बीचों बीच हाथ पैर मार रही मधु पर पड़ी, जो कांपते हुए धीरे धीरे बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। मधु बहुत दूर थी, इसलिए मोबाइल के टॉर्च में करण को उसका चेहरा साफ नजर नहीं आया, पर उसे ये समझ आ गया था कि पानी में एक लड़की है। उसने अपने फोन को एक पत्थर से इस तरह से टिकाया कि उसकी रोशनी में उसे पानी में नजर आए। करण ने जल्दी से अपनी जैकेट और शर्ट उतारी और नदी में छलांग लगा दी। वो तैरते हुए मधु की ओर बढ़ने लगा। मधु पानी में डूबने ही वाली थी कि करण ने उसे पकड़ लिया। वो उसे पकड़कर पानी से बाहर लाने लगा। किनारे पर पहुंचते ही उसने मधु को गोद में उठा लिया क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। करण ने उसके चेहरे की ओर देखा, पर मधु के बालों ने उसके चेहरे को ढांका हुआ था और वहां रोशनी भी बहुत कम थी, इसलिए करण को उसका चेहरा साफ नजर नहीं आया। उसे टॉर्च की हल्की सी रोशनी में सिर्फ मधु की एक आंख और होंठ नजर आ रहे थे। वो पानी से बाहर आ भी नहीं पाया था कि उसके फोन पर बर्फ पड़ने से उसके फोन की टॉर्च भी बंद हो गई और चारों ओर घुप अंधेरा हो गया। करण को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वो मधु को पानी से बाहर लेकर आया। उसने मधु को बर्फ पर पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ को दबाने लगा, जिससे मधु के पेट में गया पानी बाहर आ जाए। कुछ देर में मधु के पेट से पानी बाहर आते ही वो खांसने लगी। मधु को खांसता देख करण की जान में जान आ गई, पर मधु को अभी भी होश नहीं आया था। करण ने उसे बर्फ पर लेटाया और अंधेरे में अपना फोन ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर उसे फोन ढूंढने पर भी नहीं मिला क्योंकि फोन बर्फ में दब चुका था। जब उसे फोन नहीं मिला तो वो फिर से मधु की ओर दौड़ा। मधु ठंड से कांप रही थी। करण ने सुकून की सांस ली और बोला, शुक्र है महाकाल का कि ये लड़की जिंदा है। मुझे इसे किसी सेफ जगह लेकर जाना होगा। इतना कहकर उसने वहीं पर ही अपनी जैकेट मधु को ओढ़ाई और फिर अपनी शर्ट पहनी और फिर उसे गोद में उठाकर अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगा। बर्फ गिरनी भी अब बंद हो चुकी थी। करण को साफ तो नजर नहीं आ रहा था, पर इतना तो उसे दिख रहा था कि वो आगे बढ़ सके। वो बार बार मधु की ओर देख रहा था, जिसने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसके होठों की कपकपाहट और दिल की धड़कन करण को साफ सुनाई दे रही थी। ठंड तो करण को भी बहुत ज्यादा लग रही थी, पर फिर भी वो अपने चारों ओर देखते हुए अपने और मधु के लिए सेफ जगह ढूंढ रहा था। वो 10-12 कदम ही चला था कि बर्फ फिर से गिरने लगी। वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोला, जिंदगी में पहली बार करण खुराना को डर लग रहा है। ये जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है और इस वक्त ना मेरे पास गन है और न ही अपना फोन। बर्फबारी भी बंद नहीं हो रही है और ऊपर से ये लड़की ठंडे पानी की नदी में जा गिरी। महादेव प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर मैं इस लड़की को नहीं बचा पाया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज बाबा मेरी मदद कीजिए प्लीज। इतना कहकर उसने फिर से मधु की ओर देखा और जय श्री महाकाल बोलते हुए आगे बढ़ने लगा। इधर रोहित, समीर और विराज पहाड़ी पर बसे लोगों की मदद से मधु को ढूंढ रहे थे, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। रोहित टॉर्च की रोशनी में मधु को ढूंढते हुए मन ही मन बोला, भगवान अगर आप सच में लोगों की सुनते हो तो प्लीज मधु को कुछ मत होने देना। मैंने मीरा से वादा किया है कि मैं मधु को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। प्लीज भगवान जी मुझे जल्द से जल्द मधु तक पहुंचा दीजिए प्लीज। रोहित यही सब सोच रहा था कि तभी समीर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, रोहित हम सबने इतनी बर्फबारी के बाद भी इस पहाड़ी पर हर जगह देख लिया है, पर मधु का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें मधु के गुम होने की कंप्लेंट पुलिस में कर देनी चाहिए। ये सुनकर पास खड़े विनय ने तुरंत पूछा, पर हम कंप्लेन करेंगे कैसे? यहाँ ना तो बिजली है और ना ही फोन का नेटवर्क आ रहा है। इतनी बर्फबारी और अंधेरे में पहाड़ी से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है, हमारी जान भी जा सकती है। रोहित चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। तभी पहाड़ी पर रहने वाला एक शख्स बोला, अब तो आप सबको सुबह होने का इंतजार करना होगा। अब हम उन्हें सुबह ही ढूंढ पाएंगे। ठंड भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सबको अब अपने कॉटेज में चलना चाहिए।
पर रोहित मधु को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? पहाड़ी से नीचे, पुलिस की मदद लेने, रोहित ने अपना हाथ छुड़ाकर बोला और जाने लगा। समीर ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और बोला, रोहित, इतनी बर्फबारी और इतने अंधेरे में नीचे जाना यानी सीधे ऊपर जाने का टिकट कटाने जैसा हुआ। इसलिए ये आदमी ठीक कह रहा है, हमें कॉटेज में चलना चाहिए और सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। तभी विनय भी बोला, रोहित, हमें कॉटेज में चलना चाहिए क्योंकि सिर्फ मधु ही नहीं बल्कि बाकी लड़कियां भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें वापस जाना ही होगा। कॉटेज पहुंचकर शायद हम मधु को ढूंढने का कोई रास्ता खोज सके। प्लीज हमारी बात मानो और चलो। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अभी भी मधु के बारे में सोचकर परेशान था। तभी समीर ने उसका हाथ पकड़ा और विनय के साथ कॉटेज की ओर जाने लगा। पहाड़ी के लोग भी उनके साथ चल दिए। इधर ऋषभ भी अपने कॉटेज में बैठा शराब पी रहा था। बिजली नहीं थी, इसलिए वहां लालटेन जल रही थी। ऋषभ का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। उसने अपना ग्लास खत्म किया और बोला, एक बार फिर मेरे इतने करीब आकर भी किस्मत ने उस लड़की को मुझसे दूर कर दिया। पर ऋषभ खुराना अपनी किस्मत को मात देना अच्छे से जानता है। उस लड़की को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। इतना कहकर वो पास बैठे हरीश से बोला, सुबह होते ही इस पहाड़ी के सारे कॉटेज और यहाँ रहने वाले लोगों से उस लड़की का पता निकालो, क्योंकि वो यहाँ अकेली तो नहीं आई होगी, कोई ना कोई उसके साथ जरूर होगा जिसके जरिए हम उस लड़की तक पहुँच पाएंगे। तुम फिक्र मत करो ऋषभ, कल वो लड़की तुम्हारे सामने होगी, क्योंकि इतनी तेज बर्फबारी में उसका पहाड़ी से नीचे जाना तो इम्पॉसिबल है। वो यही होगी, सुबह होते ही हम उसे ढूंढ लेंगे। उनकी बातें सुनकर लक्की भी तुरंत बोला, अगर बिजली होती तो हम अभी उसे ढूंढ लेते, पर अंधेरे में उसे ढूंढने की मेहनत बेकार ही जाएगी, इसलिए सुबह होते ही हम उस लड़की का पता लगा लेंगे। सो जस्ट रिलैक्स ऋषभ, कल वो लड़की तेरे सामने होगी। इतना कहकर लक्की ने भी अपना ग्लास खत्म किया। ऋषभ बिना कुछ कहे शराब पीते हुए एकटक लालटेन की ओर देखने लगा। इधर मीरा अभी भी रो रही थी। बिजली न होने की वजह से यहाँ भी लालटेन ही जल रही थी। सिया और सुप्रिया भी परेशान सी बॉन फायर के पास बैठी हुई थी। कॉटेज में रुके और लोग भी मधु को लेकर परेशान थे, पर कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा था। सबके दिलों में बस इस बात का खौफ था कि कहीं मधु को कुछ हो ना जाए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने भागकर दरवाजा खोला। रोहित को देखते ही उसने उसके आसपास देखकर पूछा, रोहित, मधु कहाँ है? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। बाकी सब भी अंदर आए तो समीर ने दरवाजा अंदर से बंद किया। मीरा एक एक करके सबके चेहरे देखने लगी, पर किसी ने मीरा से नजरें नहीं मिलाई। मीरा समझ गई कि मधु नहीं मिली। वो वही जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मीरा के पास आकर उसे दिलासा दे। कुछ देर बाद रोहित हिम्मत करके उठा और उसने मीरा को वहां से उठाते हुए कहा, मीरा, थोड़ी देर आराम कर लो। मीरा आंसू भरी नजरों से उसे देखने लगी। समीर हिम्मत करके आगे आया और बोला, मीरा, हमने सच में मधु को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। यहाँ के लोगों का कहना है कि शायद मधु पहाड़ी से नीचे। इतना कहकर वो चुप हो गया, पर मीरा उसे हैरानी से देखने लगी। विनय तुरंत बात बदलते हुए बोला, मीरा, सुबह होते ही हम पुलिस की मदद से मधु को ढूंढ लेंगे। मधु बहुत समझदार और स्ट्रांग लड़की है। हो सकता है कि वो बर्फ से बचने के लिए किसी सेफ जगह पर पहुंच गई हो और सुबह अपने आप हमारे पास आ जाए, इसलिए प्लीज तुम कुछ भी गलत मत सोचो। मधु तो महाकाल की भक्त है और महाकाल तो काल को भी अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं, तो वो मधु को कैसे कुछ होने दे सकते हैं? उसे कुछ नहीं होगा, तुम देखना, मधु कल सुबह होते ही खुद हमारे पास लौट आएगी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोए जा रही थी। रोहित ने बिना कुछ कहे मीरा को सहारा दिया और उसे एक रूम में ले आया। सिया और सुप्रिया भी उसके पीछे आ गई। रोहित ने उसे बेड पर लेटाया और उसे रजाई उड़ाकर बोला, सो जाओ मीरा। मीरा ने रोते हुए पूछा, रोहित, सच में मधु को कुछ नहीं हुआ होगा ना? रोहित उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से बोला, हाँ मीरा, मधु को कुछ नहीं हुआ होगा। वो जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी और सुबह जरूर मिल जाएगी। तुम थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हें फीवर है, आराम की जरूरत है तुम्हें, प्लीज सो जाओ। मीरा अभी भी रो रही थी। रोहित ने आहिस्ता से उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखें बंद करके बोला, सो जाओ मीरा, सो जाओ। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली।
रोहित तब तक वहीं बैठा रहा जब तक मीरा सो नहीं गई। उसके सोने के बाद उसने सिया और सुप्रिया को इशारा किया और उठकर वहां से चला गया। सिया और सुप्रिया दोनों मीरा के पास आकर बैठ गई। इधर करण मधु को गोद में उठाए अभी भी जंगल में भटक रहा था। बर्फ गिरनी तो बंद हो चुकी थी और आसमान भी साफ हो चुका था, पर भीगने और ठंड की वजह से वो भी कांप रहा था। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी। अचानक अंधेरे में वो एक खुली जगह पर पहुंच गया। खुली जगह होने की वजह से उसे अंधेरे में भी साफ नजर आने लगा। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो उसे एक घर नजर आया। घर देखते ही करण को ऐसा लगा जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। उसके कदमों में जैसे जान आ गई। वो तेजी से उस कॉटेज की ओर बढ़ने लगा। कॉटेज के पास पहुंचते ही अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने नीचे देखा तो वो समझ गया कि नीचे लकड़ी की बनी सीढ़ियां हैं। उसने मधु की ओर देखा और खुद को संभाला और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसे एक कुर्सी नजर आई और उसने मधु को उस पर लिटाया और फिर दरवाजे पर नॉक किया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। करण ने दरवाजे को टटोला तो उसका हाथ दरवाजे पर लगे बड़े से ताले पर लगा। वो सोच में पड़ गया, पर फिर वो सीढ़ियों से नीचे आया और अंधेरे में ताला तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो फिर से ऊपर दरवाजे के पास आया और उसने गुस्से में दरवाजे पर बहुत जोर से अपना हाथ मारा तो दीवार पर टंगी कुल्हाड़ी नीचे आ गिरी। करण ने तुरंत उस कुल्हाड़ी को उठाया और हैरानी से उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने कुर्सी पर लेटी मधु की ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके जोर से चीखा, जय श्री महाकाल। उसने कुल्हाड़ी बहुत जोर से ताले पर दे मारी। अंधेरे में भी कुल्हाड़ी सीधे ताले पर जा लगी और ताला खुल गया। करण ने तुरंत कुल्हाड़ी फेंकी और जल्दी से दरवाजा खोला। फिर उसने मधु को अपनी बाहों में उठाया और उसे अंदर ले आया। अंदर इतना अंधेरा था कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर बाहर से आ रही मध्यम रोशनी की वजह से उसे ये समझ आ चुका था कि ये किसी का कॉटेज है। वो मधु को गोद में उठाया आगे बढ़ रहा था कि अचानक फिर से उसके पैर से कुछ टकराया। करण ने अपने एक पैर से उस चीज को टटोला तो वो समझ गया कि वो बेड है। उसने मधु को उस बेड पर लेटाया और बेड पर पड़ा कंबल उसे उड़ा दिया। दरवाजे से बहुत ठंडी हवा आ रही थी और मधु के कांपने की आवाज करण को साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए उसने तुरंत कॉटेज का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खुद बेड से टिककर जमीन पर बैठ गया। वो बहुत थक गया था क्योंकि वो बहुत देर तक मधु को उठाए चला था। उसे ठंड में भी पसीना आने लगा था। उसने अपना सिर पलंग से टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। थकान की वजह से कुछ देर में ही उसकी आंख लग गई और वो वहीं बैठे बैठे ही सो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद करण की थकान उतरी तो उसे भी ठंड लगने लगी। उसका सिर नींद में बेड से नीचे की ओर लटकने लगा तो झटके की वजह से उसकी आंख तुरंत खुल गई। उसने खुद को संभाला और ठीक से बैठने लगा। तभी अचानक उसके कानों में मधु की बुरी तरह कांपने की आवाज पड़ी, जो पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो घबरा कर उठा और मधु के पास बैठा। मधु की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। करण उसके गाल को छूकर बोला, इस लड़की की हालत तो बिगड़ती जा रही है, इसका शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। इतना कहकर उसने उसे गर्मी देने के लिए उसकी हथेलियों को मसलना शुरू किया, पर मधु का कांपना बंद नहीं हुआ। वो तुरंत उठा और उसने मधु के पैरों की तलवों को मसलना शुरू किया। मधु को कुछ होश आ रहा था। करण मधु के पैर मसलते हुए बोला, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ठंड की वजह से करण की आवाज में भी कंपकपाहट थी। मधु के कानों तक उसकी कही बातें पहुंच तो रही थी, पर उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। करण मधु के पास से उठा और अंधेरे में ही आग जलाने के लिए कुछ ढूंढने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। अचानक उसे अपने लाइटर की याद आई। उसने तुरंत अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला। मेरा लाइटर कहाँ गया? करण ने जेब टटोलते हुए खुद से पूछा। अचानक उसे याद आया कि शायद नदी में कूदते टाइम लाइटर पानी में गिर गया। उसे खुद पर फिर से गुस्सा आया और उसने लकड़ी की बनी दीवार पर बहुत जोर से अपना हाथ दे मारा, पर मधु के कांपने की आवाज सुनकर वो फिर से उसके पास आया। उसने फिर से मधु के हाथ और पैर को मसलना शुरू कर दिए, पर मधु की हालत और खराब होती जा रही थी। अब क्या करूं, कैसे बचाऊं इस लड़की को? वो मन ही मन बोला। वो कुछ देर वहीं बैठा सोचता रहा, पर फिर वो अचानक से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए।
पर आखिरी बटन खोलते ही अचानक उसके हाथ रुक गए और वो मन ही मन बोला, ये क्या करने का सोच रहा है करण? तुझे इस लड़की के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तेरे ऐसा करने से इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इतना सोचकर वो वही बेड पर बैठ गया। वो बहुत देर तक ऐसे ही बैठा सोचता रहा, पर मधु की बुरी तरह कांपने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े उतारते हुए खुद से बोला, इसे बचाने का अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं यूं अपनी आंखों के सामने इस लड़की को दम तोड़ते नहीं देख सकता, इसलिए जो होगा वो देखा जाएगा। इस वक्त इसके शरीर में गर्मी पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना ये ठंड से मर जाएगी। अगर मेरे ऐसा करने से इस लड़की की जिंदगी बच सकती है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, और अगर ये लड़की बच गई तो कल सुबह ये मुझे जो भी सजा देगी वो मुझे मंजूर होगी, पर मैं इसे मरने तो हरगिज नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने बेड पर सो रही मधु का कंबल हटाया और उसे उठाकर उसके गले से उसका दुपट्टा निकाला। इधर रोहित बॉनफायर के पास एक कुर्सी पर परेशान बैठा था। सब सो चुके थे, पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। वो मन ही मन खुद से बोला, ना जाने कल की सुबह जिंदगी कौन सा रंग दिखाने वाली है। कल सुबह ये तूफान थमेगा या और बढ़ेगा ये तो कोई नहीं जानता, पर प्लीज भगवान, मधु जहां भी हो सेफ हो, उसे कुछ मत होने देना, वरना कल के बाद बहुत से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। प्लीज भगवान, कुछ भी गलत होने से बचा लीजिएगा। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह होते ही आसमान साफ हो गया, बर्फ गिरनी भी बंद हो चुकी थी। कॉटेज की दरारों से सूरज की रोशनी मधु के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलनी शुरू की, पर उसका बदन अकड़ रहा था। ठंड की वजह से उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। आंखें खोलते ही उसने अपनी नजरें घुमा कर देखा तो खुद को अनजान जगह पर देखकर वो घबरा गई। उसने उठने के लिए जैसे ही अपने हाथ का सहारा लिया तो उसकी नजर अपनी बगल में सो रहे करण पर पड़ी, जो उसकी ओर पीठ करके सो रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने घबराकर अपनी ओर देखा तो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। उसने तुरंत खुद को कंबल से ढांक लिया। उसे रात में जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगा। उसने घबराकर अपने आसपास देखा और बैग के पास पड़े अपने कपड़े उठाकर पहन लिए। डर और घबराहट की वजह से उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उसके पास सो रहे करण का चेहरा भी देख पाती। उसे रोना आने लगा, पर उसकी आवाज करण को सुनाई ना दे, इसलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और पलटकर दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने दरवाजा खोला और कॉटेज से बाहर भाग गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।